तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर कर लिया था। हम लोगों ने उसके बाद फिर जो बॉन्डिंग था उसको भी कर लिया था। हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर में बॉन्डिंग कर लिया था। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था। फिर हम लोगों ने उसके बाद बॉन्डिंग किया। बॉन्डिंग हमने वर्नर्स थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने CFT के एप्लीकेशंस पढ़े, जहां पे हम लोगों ने देखा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड साथ में हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में इतना कर लिया है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है आइसोमेरिज्म। तो हम लोग अब इसमें आगे करते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म सब लोगों को पहले से पता होगा। आइसोमेरिज्म देखो दो टाइप के होते हैं, वन इज स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज स्टीरियो। तो हम लोग भी वही करेंगे, पहले इसमें स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो हम लोगों को पहला जो टॉपिक अभी है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसे इसमें कौन कौन से टाइप के होते हैं तो इसमें वही लिखते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो जो पहला जो होता है, जो फर्स्ट जो होता है दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो पहले इसको समझ लेते उसके बाद इसको लिख लेंगे। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसा नाम बता रहा है, नाम के हिसाब से चलना है कि अगर आप इसमें कॉम्प्लेक्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जो आयंस जो फॉर्म होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे समझते हैं कि जैसे आपके पास मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, हमने क्या किया? क्लोरीन और ब्रोमीन को इंटरचेंज कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया? ये मॉलिक्यूल। एक बात याद रखना है कि आइसोमेरिज्म में फॉर्मूला मस्ट बी सेम। तो फॉर्मूला तो बदल ही नहीं सकता, फॉर्मूला मस्ट बी सेम। तो देखो यहां पे क्या है कि इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, पर अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये एक आइडेंटिटी होगा, ये सेपरेट अलग होगा और ये अलग होगा। तो यहां से ब्रोमीन बनेगा और साथ में ये मॉलिक्यूल बनेगा। अगर आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ पे क्लोरीन बनेगा, साथ में ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो सेम फॉर्मूला है बट डिफरेंट आयंस फॉर्म करेगा व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सो इसलिए ये क्या कहलाएगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो अब आप लोग डेफिनेशन लिख लो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस व्हेन डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर। ठीक है, तो बट डिफरेंट आयन व्हेन डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर। तो जब वाटर में डिसोसिएट होता है तो जो आयंस जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? डिफरेंट बनते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट था। फर्स्ट क्या था? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो अब देखो सेकेंड इसमें करते हैं। सेकेंड इज हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म तो ऐसे आइसोमर को क्या होता है, अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो या फिर अगर आप इनको ब्रेक करो तो इसमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो निकलते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मींस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स आर डिफरेंट।
तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, एक काम करते हैं वाटर को बाहर और सेल को अंदर कर देते हैं। तो एक ऐसा हो सकता है आपके पास, तो देखो यहां पे कोई वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, और आप चाहो तो दो को बाहर कर दो, तो देखो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक बार आप और भी रिपीट कर सकते हो, 3 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर सकते हो। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड होते हैं तो वो होता है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। और कई बार हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का पार्ट ही समझते हैं। मतलब देखो मैंने ऐसा कोई रूल तो बताया नहीं कि जहां पे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म होगा वहां पे आयनाइजेशन नहीं होगा, एक साथ दोनों आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। तो हो सकता है हाइड्रेशन आइसोमर भी हो जाए और हो सकता है कि आयनाइजेशन आइसोमर भी हो जाए। तो एक साथ दोनों आइसोमर पॉसिबल है। अगर आप सोचो तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो नंबर ऑफ क्लोरीन भी चेंज हो रहा है, तो आयंस भी अलग हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो, कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि जो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म है वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आप जब भी वाटर मॉलिक्यूल को अंदर बाहर करोगे तो उसकी वजह से दूसरा आयन भी तो अंदर बाहर होगा। अब जैसे इसको बाहर निकाल लो तो ये अंदर जाएगा। तो इस वजह से ध्यान रखना है कि जो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म होता है वो कई बार आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। या आप सिंपली ये बोल सकते हो कि इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं जब हम लोग इनको डिसोसिएट करेंगे, इसमें 1 इसमें 2। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमको मिलते हैं, अगर इनको डिसोसिएट करते हैं तो वो कैसा आइसोमेरिज्म होगा? दैट विल बी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये आपका होगा हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। अब इसमें हम लोग थर्ड करते हैं। थर्ड इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म वहीं पे पॉसिबल है जहां पे जो लिगेंड होगा वो होगा एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो ये कहां पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल सिर्फ आपके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड में, इसके अलावा और कहीं पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, इन दिस लिंकेज ऑफ लिगेंड विल चेंज। तो लिगेंड का जो लिंकेज होगा वो आपके पास चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें मॉलिक्यूल। ये एक हमने कॉम्प्लेक्स लिया, दिस इज Cn। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, Mn H2O3 Cl2 एंड NC। दिस इज साइनाइड एंड दिस इज आइसोसाइनाइड। तो देखो दोनों में फॉर्मूले सेम है, फॉर्मूले दोनों का सेम है, पर क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ आपका लिगेंड का लिंकेज। यहां पे किससे बॉन्डिंग था? कार्बन से। यहां किससे बॉन्डिंग था? नाइट्रोजन से। दैट इज लिंकेज इज चेंज। अगर लिंकेज चेंज होगा तो कैसा आइसोमेरिज्म होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो लिंकेज आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है कि ऐसा लिगेंड जो दो तरफ से बॉन्डिंग तो कर सकता है पर बॉन्डिंग एक ही साइड से करता है, जैसे या तो कार्बन के साइड से या फिर नाइट्रोजन के साइड से। तो ऐसे लिगेंड जहां पे 2 डोनेटिंग साइट्स होते हैं, मिनिमम 2 डोनेटिंग साइट्स होंगे, पर वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही जगह से डोनेशन करेगा, दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो क्योंकि यहाँ पे लिंकेज बदल रहा है इसलिए आपके पास कहलाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म, डोनेटिंग एटम ऑफ लिगेंड चेंजेस।
तो जो डोनेटिंग एटम होता है लिगेंड को वो चेंज कर जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। ये हमारा थर्ड हो गया इसमें। अब इसमें देखो आपके पास 4 क्या हो सकता है, इसमें एक आपके पास कई बार होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। देखो लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है, आप इसको पहले समझ लो, मतलब समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। जहां पे लिगेंड में आइसोमेरिज्म होगा, क्या है इसका मतलब, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल समझते हैं, दिस इज एनिलीन। तो देखो एनिलीन में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है वो, जिससे मतलब लोन पेयर होता है जिससे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल लगा दे, दिस इज ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। ठीक है, और हम लोग इसकी जगह ऐसा भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। तो देखो यहां पे क्या है, NH2 के पैरा पे CH3 जोड़ा, यहां पे NH2 के क्या है कि आपके पास ऑर्थो पे CH3 जोड़ा। तो देखो ये दोनों, पहली बात ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर। ठीक है, अगर मान लो एक मेटल कॉम्प्लेक्स में, सपोज करते एक मेटल कॉम्प्लेक्स में ये वाला लिगेंड है और दूसरे मेटल कॉम्प्लेक्स मान लेते ये वाला लिगेंड है, तो जैसे आप समझ लो कोई भी आप जोड़ लेना, मतलब तो कोई भी मेटल ले लेना, फॉर्मूला सेम रखना। देखो इन दोनों को फॉर्मूला सेम है, बाकी का फॉर्मूला भी सेम रखना। एक मेटल कॉम्प्लेक्स में ये वाला लिगेंड है और एक मेटल कॉम्प्लेक्स में ये वाला लिगेंड है, तो दोनों लिगेंड्स का फॉर्मूला क्या है, सेम, पर दोनों लिगेंड्स क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। तो एक दूसरे का आइसोमर है तो ये क्या होगा, दिस विल बी आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो अगर लिगेंड में आइसोमर हो गया तो वो आपके पास होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, बस आप इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो लिगेंड होता है उसमें आइसोमेरिज्म होता है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब देखो इसमें फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ आपके पास होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के केस में, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मिनिमम 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और 2 कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर प्रेजेंट। ठीक है, तो मिनिमम 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। मैं रिपीट करता हूं, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मिनिमम 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर प्रेजेंट। ठीक है, तो मिनिमम 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, प्रेजेंट होते ही है। अब इसमें एक बात को याद रखना है कि देखो अगर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो अगर उन पे चार्ज नहीं होगा तो वो आपस में कभी भी एक साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे। तो उन 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वन मस्ट बी कैटायन एंड अदर मस्ट बी एनायन। तो याद रखना है कि वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मस्ट बी कैटायन एंड अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मस्ट बी एनायन। तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, एनायन होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल चलो समझते हैं। तो जैसे हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं, ये आपके पास मॉलिक्यूल है। सबसे पहले मतलब देखो इसमें चार्ज अगर समझना हो तो देखो चार्ज कैसे समझो कि देखो कोबाल्ट का, नॉर्मली कोबाल्ट का चार्ज होता है +3। कोबाल्ट का नहीं पता तो आप लोग लिख लो, अगर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसका चार्ज नॉर्मली +3 होता है, +3 में वो स्टेबल होता है। तो हम लोगों को कोबाल्ट का चार्ज क्या चाहिए, +3 चाहिए। और क्रोमियम का देखो चार्ज 2 ही होता है, +3 और +6। तो अगर आप इसको +6 करोगे, देखो ये न्यूट्रल है, ये -1 है, तो इसको +6 करोगे तो चार्ज सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम लोग करेंगे +3। अब देखो ऐसे समझो, इसको अगर आपको +3 बनाना है तो इस वाले कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा, +3 तभी हो सकता है। और अगर इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +3 है सो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा -3। अरे -3 होगा तभी +3 आएगा। इसमें एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो देखो मैं कैसे आइसोमर बना रहा हूं, एक काम करते हैं, CN किधर लाते हैं, अमोनिया को उधर लेके जाते हैं। एक काम ये करते हैं, इंटरचेंज। तो क्या होगा,
CO NH3 5 टाइम CN and CR NH3 and CN 5 टाइम। ठीक है ये। अब देखो ऐसा करने पे क्या हुआ, CN पे चार्ज क्या होता है -1, तो आपने इसको इधर से इधर भेज दिया तो इधर -1 आया। सो अब इसका जो चार्ज होगा, मतलब जो अब इसका जो चार्ज होगा दैट विल बी +2, और +2 और ये -1 तभी तो +3 आएगा, एंड दिस विल बी -2। ठीक है, चार्ज आएगा। आप खुद देखो भेज के जब ये इधर जाएगा तो आपके पास चार्ज ऐसा ही हो जाएगा। अब एक और भेजते हैं, तो ये होगा एंड चार्जेस विल बी +1 एंड -1। ठीक है, +1 -1 चार्ज हो जाएगा। अगर आपने एक और भेजा, मान लेते ये जो मतलब ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, एक और भेज देते हैं। ये मॉलिक्यूल, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में दोनों का चार्ज 0 होगा। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 हो गए तो इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखना है कि ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अब एक काम और कर लो, देखो दोनों मेटल अलग अलग है, तो एक काम कर लो कि 2 सेन को उधर भेजो, 2 मोनिक इधर लाओ, फिर 1 सेन इधर, 1 सेन इधर, तो टोटल करते जाना। लास्ट में जो बनेगा, लास्ट मॉलिक्यूल विल बी CO। पूरा भेज दिया एंड दिस। तो आप एक एक करके सब भेजते रहना, बस याद रखना न्यूट्रल वाला नहीं होता है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स में चार्ज होना जरूरी है। तो इन लास्ट मॉलिक्यूल यहां पे क्या होगा, दिस विल बी -3 एंड दिस विल बी +3। ठीक है, इसके चार्जेस होंगे। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? टोटल एक्चुअल में 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। तो देखो इसमें देखो सब में देखो फॉर्मूले सेम है, या इसमें और इसमें देखो फॉर्मूला सेम है, पर क्या हुआ कि हमने इसको इधर कर दिया, तो अगर सेम फॉर्मूला है पर वहां पे डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब देखो ऐसा है कि मतलब जे और ये सेम फॉर्मूला, पर यहां पे ये अलग है और यहां पे ये अलग, पर डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। याद रखना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड जो होते हैं उनमें चार्ज होना जरूरी है, अदरवाइज ये आपस में कनेक्टेड कैसे होंगे। सो दे विल मस्ट हैव सम चार्ज, तो इनमें चार्ज होना जरूरी है। तो ये हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें एक आइसोमेरिज्म और होता है, दैट इज 6, दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, तो देखो होता क्या, दिस इज नॉट अ ट्रू आइसोमर, तो ये ट्रू आइसोमर नहीं होता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब सेम फॉर्मूला, पर आपको क्या होता है इसको डबल ट्रिपल ऐसे करते जाना है। तो दिस इज नॉट अ ट्रू आइसोमर, तो ये ट्रू आइसोमर नहीं होते, हम लोग इसको कई बार ट्रू आइसोमर नहीं बोलते, पर सेम फॉर्मूला होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे, तो वो कहलाता है आपका भाई आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे ये हमारा पहला मॉलिक्यूल है, देखो सेकंड मॉलिक्यूल में ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा। तो देखो इसमें क्या है कि एक कोबाल्ट, एक क्रोमियम, टोटल 6 अमोनिया और 6 CN। ठीक है, ऐसा है।
यहाँ पे देखो सब कुछ डबल हो गया, तो अगर डबल ट्रिपल कुछ ऐसा होता जाएगा, डबल ट्रिपल, देखो ओवरऑल मैंने डबल कर दिया, डबल ट्रिपल होना जरूरी है। अगर कुछ ऐसा डबल ट्रिपल हो गया, मतलब मास डबल हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स डबल हो गए, तो दैट विल बी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे सब कुछ क्या होगा, डबल होगा, तो इसलिए ये आपके पास कहलाएगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये ट्रू आइसोमर नहीं होता, क्योंकि आइसोमर के लिए देखो पहली कंडीशन होती है कि आइसोमर मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर यहाँ पे फॉर्मूले क्या है, डिफरेंट होते हैं, तो इसको ट्रू आइसोमर नहीं बोलते हैं। पर यहाँ पे क्या होगा कि जो फॉर्मूला होगा वो डबल ट्रिपल ऐसा होता जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक जो किया वो था स्ट्रक्चर आइसोमर। नाउ स्ट्रक्चर आइसोमर इज कंप्लीटेड। अब हम लोग इसमें करते स्टीरियो आइसोमर। तो देखो स्टीरियो आइसोमर में क्या क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर में होता है ऑप्टिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो मेनली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेनली कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबका स्टडी करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या क्या हो सकता है, उसमें सारा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, सारी पॉसिबिलिटी। तो वही हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेट्राहेड्रल से। तो देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखो आपका स्टीरियो आइसोमर, हम लोग स्टीरियो आइसोमर का, स्टीरियो आइसोमर में दो होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए तो ये कंडीशन होता है कि दो एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, डिस्टेंस बदलना चाहिए। तो देखो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड, तो किसी भी दो के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। डिस्टेंस अगर फिक्स होता है तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं। तो आप लोग नोट करके लिखो पहला पॉइंट कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नेवर पॉसिबल। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके केस में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहले से हट गया, तो ठीक है, एक टेंशन कम हो गई। अब सेकेंड आते हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में। तो ये आपको पता ही है कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमर तब होगा जब क्या होंगे कि आपके पास लिगेंड्स चारों अलग अलग होंगे। मतलब जैसे कि एग्जांपल समझ लेते, जैसे Zn H2O अमोनिया Br Cl, तो ये देखो चारों अलग अलग है। तो जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल लेते, दिस इज, भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो सबसे, दिस, तो ये आपके पास क्या होगा, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है एंड ऑल फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट, अगर चारों लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं तो इन दैट केस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब इस केस में मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नेवर पॉसिबल, बट ऑप्टिकल आइसोमर इज पॉसिबल ओनली व्हेन, but optical isomer is possible only when all four valencies are different। तो कब पॉसिबल है, जब सारे के सारे वैलेंसी क्या होगा, डिफरेंट। जब सारे वैलेंसीज डिफरेंट होगी तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो ये पहला केस चलो हो गया खत्म, हमारा एक टेंशन खत्म हो टेट्राहेड्रल। अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड इज स्क्वायर प्लेनर। तो देखो पहली बात तो ये प्लेन है, तो प्लेन में तो सबको पता है कि ऑप्टिकल आइसोमर तो हो ही नहीं सकता है, तो लिख लो इसमें कि ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल, पहले से रिजेक्टेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल हो गया, अब स्क्वायर प्लेनर कर रहे तो ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं। अब यहां पे आते ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो केस लिखते जाएंगे फटाफट आपके पास, जैसे लिखा है MA4। हाँ, मैं सिंबल के बारे में कुछ बता देता हूं, जैसे मान लो स्मॉल a लिखा हुआ है तो क्या होगा, आगे सारे टॉपिक में यही चलेगा। जैसे लिखा है ABCD, ऐसा कोई भी सिंबल आएगा, EF मान लो, तो इसका मतलब दिस इज मोनो डेंटेट
लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर ए को 4 बार लिखा है इसका मतलब कि सेम लिगेंड 4 टाइम, जैसे क्लोरीन 4 टाइम, ब्रोमीन 4 टाइम, पर अगर अलग अलग लिगेंड, मान लो क्लोरीन, मान लो ब्रोमीन, तो उनको एबीसीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। ये अगर कहीं लिखा जैसे ऐसे ए या फिर बी ऐसा कुछ लिख के आया तो ये इंडिकेट करेगा, दिस विल इंडिकेट बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये इंडिकेट क्या करेगा? बाइडेंटेट लिगेंड। अब जैसे ए का मतलब ये कि ये सिमेट्रिकल होगा, जैसे एथिलीन डाइअमाइन सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को बताएगा, दिस विल बी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो अगर ए बी दिया तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और जैसे अगर आपके पास ऐसा आ गया ए बी या फिर सी डी कुछ ऐसा, तो ये भी जैसे ए बी का मतलब कि ए और बी दो डोनेटिंग एटम होंगे, तो ये भी कैसा होगा? दिस इज अगेन बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये भी कैसा? बाइडेंटेट लिगेंड है, पर ये कैसा होगा? दिस विल बी अनसिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिकल होगा। तो ये सिंबल्स को ध्यान रखना, ये मोनो को रिप्रेजेंट करेगा, ये बाई सिमेट्रिकल और ये बाई अनसिमेट्रिकल। तो हम लोग क्या होगा अभी आगे लेक्चर्स में या आगे अभी आइसोमेरिज्म में इन्हीं सिंबल का भी यूज करेंगे। तो अब देखो जैसे क्या होगा, पहला मॉलिक्यूल Ma4, तो क्योंकि यहाँ पे चारों लिगेंड सेम है तो ऐसे केस में वही लिख रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। पहला वाला केस, अगर Ma3B आया तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, पर अगर Ma2B2 आया तो यहां पॉसिबल है। तो इस वाले मॉलिक्यूल के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। कैसे? देखो स्क्वायर प्लेनर का मतलब जैसे M, फिर से A, B और B, तो ये पहला स्ट्रक्चर होगा। अब देखो यहां पे A के बगल में A है और दूसरा फिर भाई A के अपोजिट में A, तो ये देखो दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। देखो इस वाले में क्या हो रहा है, इन दिस A के बगल में A है और A के अपोजिट में B, यहाँ पे क्या A के बगल में दोनों साइड B, तो ये दोनों अलग अलग है। नेमिंग करनी है तो दोनों A सेम साइड, अगर सेम साइड है तो सिस, और दोनों A अपोजिट साइड दैट इज ट्रांस, तो ये सिस और ट्रांस। तो क्या हुआ कि इस वाले केस में, इसके केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। किसके केस में? लास्ट वाले केस में। एग्जांपल समझ लेते हैं, PtCl2 अमोनिया 2Cl2, तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा और यहां पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, तो एक बार Cl को क्या करना, अगल बगल लगाना, एक बार Cl को अपोजिट लगाना, तो इस केस में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। और शुरू के दो, स्टार्टिंग के दो केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो रहे थे। तो हम लोग अब ऐसे ढेर सारे देखते रहते कहां कहां पॉसिबल होगा, कहां पॉसिबल नहीं होगा। Ma2B और C, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। MABC और D, यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। नीचे वाले का कई बार पूछा जाता है कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं, मतलब कितने अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अब जैसे मान लेते हैं हमें इसके बारे में कुछ करना है, तो जैसे हमें इसका अलग अलग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने हैं, तो देखो इसमें 4 अलग अलग लिगेंड है, तो आपको जो लिगेंड पसंद हो उसको पहले फिक्स कर लो। जो भी आपको पसंद हो, ABCD जो भी पसंद हो उसको पहले फिक्स कर लो। कि चलो मैं मान लेता हूं मुझको A पसंद है, तो मैंने क्या किया, M में A लगाया। तो अगर आप स्ट्रक्चर्स को देखो रैंडमली ड्रॉ करोगे तो कभी ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो एक अपने लिगेंड को पसंद करते A को फिक्स किया और उसका अपोजिट वाला फिक्स करो। एक बार A के अपोजिट लगाओ B, एक बार A के अपोजिट लगाओ C, और एक बार A के अपोजिट लगाओ D। ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे, समझ में आए? एक बार A के अपोजिट B, एक बार A के अपोजिट C, एक बार A के अपोजिट D।
तो कैसे होगा, एक बार ए के अपोजिट बी, तो बाकी सी और डी इधर उधर, ठीक है ये। फिर सेकेंड टाइम एक बार ए के अपोजिट सी, तो बाकी बी और डी इधर उधर। फिर एक बार क्या करेंगे, ए के अपोजिट हम लोग क्या लगाएंगे, डी, और बाकी बी और सी इधर उधर। तो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 3। तो हाँ, अगर इनकी नेमिंग करना होगा, अब देखो यहाँ पे सिस ट्रांस तो नहीं हो पाएगा, तो देखो कोई भी एक आइटम आपने जिसको फिक्स किया, मान लेते हैं हमने फिक्स किया ए को, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ए को फिक्स किया तो ये कहलाएगा ए ट्रांस बी। ए ट्रांस बी मतलब ए का ट्रांस बी। अगर ए का बी ट्रांस है तो ऑब्वियस सी और डी अगल बगल, वो तो ऑब्वियस है वो। यहाँ पे ए का ट्रांस क्या है, सी, तो लिखा जाएगा ए ट्रांस सी, ऐसे लिखा ए ट्रांस सी। तो ए के ट्रांस में सी, बाकी अगल बगल। आप किसी भी एक एटम को फिक्स कर लो, सब यही आएगा। अगर मान लेते ये लिखा तो ये होगा ए ट्रांस डी, ऐसे ही लिखा जाता है ये, तो ऐसे इसको लिखा जाता है ये। तो अब देखो ऐसा होगा कि अगर आप मान लेते आपने ए की जगह कोई और फिक्स किया, चलो मान लेते मैंने फिक्स किया बी, सपोज करते बी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ट्रांस ए, बी ट्रांस डी और बी ट्रांस सी। तो वही हुआ, देखो बी के ट्रांस में ए, बी के ट्रांस में डी, बी के ट्रांस में सी, तो ऐसा होता है। अब ये जो होगा, जैसे अगर आप मान लो सपोज करते हैं कि अगर आप ये जो स्ट्रक्चर जो लिखे हैं, अगर आप पूरा ड्रॉ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि देखो अभी तो हम लोग जस्ट स्टार्ट किए टॉपिक को, और आप पूरा ड्रॉ नहीं करना चाहते, जैसे ड्रॉ करने में टाइम लगता है कई बार, और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं, तो आपको अगर फटाफट करना चाह रहे हो, तो जो भी आपको आइटम है पहले उसको, जो भी पसंद हो पहले उसको फिक्स कर लो कि चलो मुझको पसंद है ए, तो ऐसे लिख दो एम, ए के साथ बी। ये बताना ये चाह रहा है कि ये एक साथ मतलब कि ए और बी अपोजिट, देखो अपोजिट वालों को एक साथ लिखते ए फिर ये, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, सी डी। तो ये स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। तो हमको पहले से पता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और जो अपोजिट वाला है, अपोजिट वालों को एक साथ लिखते, ध्यान रखना। तो ए बी एक साथ और फिर सी डी, जैसे हमारे इसको लिखना है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी एन, और ये ए के साथ सी, तो ए सी, और दूसरा क्या होगा बी डी, ऐसे। इसको क्या लिखा जाएगा आपके पास, एम ए डी और बी सी, तो ऐसे लिखा जाता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना चाह रहे तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, जैसे ए बी तो ऑब्वियस है कि ये सी डी है, ए सी तो ऑब्वियस है बी डी, तो ऐसे इसको लिखा जाता है। समझ में आ रहा होगा। तो इसमें वाले केस में जब चारों लिगेंड्स अलग अलग थे इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके पास थे, 3। अब हम लोग बाइडेंडेंट को लेते हैं। ऐसे बाइडेंडेंट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता, अगर सिमेट्रिकल है तो नहीं हो सकता। अगर अनसिमेट्रिकल है तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो बाइडेंडेंट को ऐसे लिखते हैं ए और बी, क्योंकि बाइडेंडेंट है तो ये आपस में कनेक्टेड होंगे, मतलब ए और बी एक ही है, तो ये दोनों इधर इधर से बॉन्डिंग करेंगे, एक इधर और एक इधर, ऐसे लिखा जाता है इनको, मतलब बाइडेंडेंट है तो आपस में कनेक्टेड है। तो देखो सेकेंड वाला फिर ए और बी, तो ये पहला स्ट्रक्चर ए के बगल में ए, इसका दूसरा पॉसिबिलिटी क्या, आप एक को पलट दो, ये, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ए के बगल में ए तो सिस, और ए के अपोजिट में ए तो ट्रांस। तो ठीक है, तो यहां पे समझ में आपको आ रहा होगा, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होता है। तो अब हम लोग फटाफट कुछ लिख लेते हैं बस जल्दी में। यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, अरे मोनो भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका मतलब एम ए बी और ये ए बी, तो एक बार ए के बगल में ए रखना है, एक को पलट देना। ठीक है, तो ऐसे आ जाएंगे। तो एम ए बी
और सी डी। तो ये केस में भी दोनों बाइडेंडेंट लिगेंड है एंड डिफरेंट बाइडेंडेंट लिगेंड है। तो अगर डिफरेंट बाइडेंडेंट लिगेंड होंगे तो अगेन फिर से क्या हो सकता है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो यहां पे भी आपके पास क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पॉसिबल हो जाएगा इस वाले केस में भी। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक पूरा समझ में आ रहा होगा ये। तो इन सब में भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो हम लोगों ने क्या है कि जो केस थे वो क्या क्या कर लिए, टेट्राहेड्रल कर लिया, स्क्वायर प्लेनर सारा हो गया। अब हम लोगों का जो मेन है उस पे आते हैं, वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग मेन वाले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें आते हैं। तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है कि सबसे ज्यादा टाइम लगता है और उसमें केसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो देखो सबसे पहले वही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे, मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर को चेक करेंगे। और अगर कोई उसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर कोई भी उसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके दो फॉर्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक। मान लेते हैं कि हमने 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, 4 में से एक ऑप्टिकली एक्टिव था, तो उसके दो फॉर्म ऑटोमेटिक हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 5। कैसे ड्रॉ करेंगे अभी चेक करते हैं, पर इसको ड्रॉ करने के पहले देखो एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपको बोला कि ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो एक ही लॉजिक लगाना है कि जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ एब्सेंट होंगे। शायद आप लोगों को याद हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही बताया जाता है, मॉलिक्यूल इन विच बोथ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट, दैट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होंगे, तो जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होंगे, दैट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। तो जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होंगे वो। तो अब जैसे स्टार्ट करते हैं करना, तो देखो इसमें MA6, तो इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, MA5B। तो मतलब एक का मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। मतलब इसमें एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, पूछा जाए कितना स्ट्रक्चर, एक, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा नहीं, तो एक ही स्ट्रक्चर, इसमें भी एक ही स्ट्रक्चर बनेगा और कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां नहीं होगा। फिर इसमें लिखते MA4B2। तो इसमें देखो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, M को जैसे इसमें मान लेते हमने किया, तो देखो B और B, फिर भाई A और A और A, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो जहां पे B के अपोजिट B लगाए, दिस इज ट्रांस, ठीक है। इसका जो सेकेंड स्ट्रक्चर होगा, दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर। तो सेकेंड में देखो B के बगल में B जुड़ा है, सो दिस विल बी सिस। तो दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। तो यहां पे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो अब इसमें देखो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहां पे प्लेन से कट कर दो, इनएक्टिव होगा। आपको कहा है कि कोई भी प्लेन से कट कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं किसी प्लेन से कट करना। आप यहां पे क्या करना, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या करना, B A और इस यहां इस वाले प्लेन से कट करोगे तो दोनों साइड सेम आएगा। तो वहां पे भी क्या है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होंगे, तो आपको प्लेन को ढूंढना है, ऐसा कोई प्लेन, जैसे मान लेते हैं आप यहां पे इन सबको, मतलब देखो ऐसा है कि मैं इसको ऐसा दिखा देता हूं, इन सबको क्या करो, आप इस प्लेन से कट करो, इससे मैं ये कह रहा हूं, ये प्लेन ले लो ऐसा, और इससे मॉलिक्यूल को कट करो, देखो इधर एक ही आएगा। तो अगर दोनों साइड सेम मिल रहे तो सिमेट्री है, तो अगर सिमेट्री होगा तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव।
तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल हमने जो लिखा है, अब देखो बार बार स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग इसको छोटे मतलब इसका शॉर्टकट देखते हैं कि इसका क्या शॉर्टकट होता है, कैसे इसको लिखते हैं। तो क्या होगा? एम, बी के अपोजिट बी, या देखो ए के अपोजिट में ए के अपोजिट में ए और बी का अपोजिट बी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और दूसरा देखो कॉमन सेंस से ऐसे सोचो कि इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। दूसरी पॉसिबिलिटी वही ये वाली है, तो वो ऑटोमेटिक यही है। देखो ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट बी, तो देखो क्या होगा? ये पहला स्ट्रक्चर था, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकंड विल बी ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट बी और फिर ए। बस यही हो सकता था, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें। तो क्या हो जाए? ए बी और ए बी और ए। ठीक है, ये इसमें पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी इसमें हो नहीं सकती। तो दो स्ट्रक्चर्स थे और दोनों मतलब भाई दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मतलब दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, पर दोनों के दोनों क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वैसे स्ट्रक्चर तो सेम है, पर ये क्या है? एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो मींस हमने क्या है, देखो स्टीरियो आइसोमर क्या होता है कि जहां पे पोजीशन ऑफ एटम बदलता है, स्ट्रक्चर सेम होते हैं, मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दो वही स्ट्रक्चर मतलब दो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल थे। अब हम लोग इसमें देखो थर्ड केस करते हैं, MA3B3। अब पहले समझ लो इसको क्या करना है। देखो होता क्या, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है। तो होता क्या है कि अगर मैंने आपको बोला कि इसमें स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो, तो लोग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अभी देखो क्लास चल नहीं रहा, अभी हम लोग क्या है कि वीडियो लेक्चर के थ्रू कर रहे, तो अगर मैं ये क्वेश्चन क्लासरूम में देता हूँ कि इसके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो लोग इसके स्ट्रक्चर 3, 4, 5 ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, और जबकि इसका स्ट्रक्चर सिर्फ 2 है, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर आप चाहते हो कि एक ही बार में करेक्ट निकले, कोई मिस्टेक ना हो, तो वो जो मैंने जो शॉर्टकट बताया उसका यूज करो, उसमें से मिस्टेक कभी नहीं होगी, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। शॉर्टकट का यूज करो। क्या है इसमें? तो वही शॉर्टकट का यूज करते क्या है? तो देखो पहला क्या है? एम, एक काम करते ए को एक साथ ले लेते हैं, फिर क्या होगा? ए बी और बी बी। ठीक है, ये आपके पास पॉसिबिलिटी होगा कि ए बी बी, तो एक बचा ए बी, और एक काम करते इनको भी आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो एम ए बी और ए बी, ये होगा। आप इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बना के देखना चाहो देख लो, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। क्या क्या? ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी और ए बी, और ए बी। आप कुछ भी करना है यही रिपीट करेगा। तो मतलब इससे क्या होगा, आपसे ऐसा करने से आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये शॉर्टकट समझना है, तो आपको मिस्टेक नहीं होगी। अब हम लोग इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इसको देखो, ए के अपोजिट ए, फिर एक ए के अपोजिट बी और बी के अपोजिट बी, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर। नीचे लोग करेंगे एम, ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट बी और ए के अपोजिट बी, ये स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक, ये तो पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे। अब दोनों को देखो, ध्यान से देखो। अगर आप इस वाले में बी और बी ऐसे समझ लो कि ये देखो, ये एक प्लेन था। देखो एक प्लेन था ना, ये जैसे आप समझ लो एक प्लेन था, एक प्लेन। तो प्लेन मान लेते 2 बी यहां है, ठीक है, और एक बी नीचे। तो आप इन दोनों बी को नीचे वाले बी से जोड़ो, मतलब इन दोनों बी को नीचे वाले बी से जोड़ो, तो ऐसा होगा कि ये प्लेन है, मतलब प्लेन है मान लेते हैं। और क्या कि इन दोनों बी को नीचे वाले बी से जोड़ो तो एक ट्रायंगल बनेगा, मतलब इसको जोड़ो ट्रायंगल बनेगा ना ये। तो देखो मेटल तो बीच में यहाँ हो, तो मेटल तो यहाँ होगा बीच में। हमने क्या किया, दोनों बी को इससे जोड़ा तो ये ऐसा होगा। और मान लेते हैं देखो ये मेटल है, यहाँ बी और बी और यहाँ पे ए और ए, तो ऊपर वाले ए को जोड़ो तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा। दोनों ट्रायंगल क्या होगा कि एम से क्रॉस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल, मतलब मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल देखो क्या होगा, वन इज दिस
एंड सेकेंड इज दिस। तो देखो दोनों सेंट्रल मेटल एटम से क्रॉस नहीं करते। तो इस स्ट्रक्चर का एक नाम है, दैट इज, ये फेस से आता है, दैट इज फैसियल, फैसियल, और बोलते फैसियल, तो इसका नाम है फैसियल। ठीक है। अब देखो दूसरे वाले को अगर आप ए को जोड़ोगे तो सेंट्रल मेटल एटम से क्रॉस करेगा, तो दिस इज मेरीडायनल, दिस इज मेरीडायनल, तो इसको लिखते हैं मर, मेरीडायनल, मेरीडायनल एंड फैसियल। तो ये दो स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखना है। तो जब A3 और B3 होता तो ये दो स्ट्रक्चर होते, दोनों में कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अभी तक मतलब हमने अभी तक जितने भी किए कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं मिला, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। अगर आप A2 और B4 करोगे तो केस रिपीट होने लगेगा। तो अब ऐसे करते हैं, A4, B और C। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख लो, इसमें भी दो ही बनेगा, आप करके देखना दो स्ट्रक्चर। मान लीजिए हमने लिया, तो इसमें क्या बनेगा, M, A के अपोजिट A, फिर A के अपोजिट B और B का अपोजिट C, दिस विल बी फर्स्ट, फिर M और A के अपोजिट A, ये फिक्स करते हैं, इधर C कर देते हैं, तो क्या होगा, A का अपोजिट C और B का अपोजिट B, ये हो गया। तीनों A को अलग अलग कर देते हैं, तो क्या होगा, M, A के अपोजिट B, A का अपोजिट B एंड A का अपोजिट C। तो मेरे हिसाब से यही तीन स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मतलब क्या होगा, A को सेम रखा तो AB और AC, ठीक है, और लास्ट वाले में ये, तो टोटल इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। और अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर बने इनमें आपके पास कोई भी एक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट वाले भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। आप इसको करके देखना, क्योंकि इसमें AB आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये तीनों के तीनों, ऑल 3 आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब अभी तक हमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं मिला ऑक्टेड, हम लोग जिसका वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, अभी तक कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आप इसमें ड्रॉ करना, सारे इनएक्टिव आएंगे। हम लोग इसमें आते हैं M, A2 और B2 और C2। तो देखते हैं कि इसका कितना केस होगा, M, A2, B2 और C2, ये केस को करते हैं। मतलब 3 मोनोडेंटेट लिगेंड और सबका 2-2 वैल्यू। तो देखो क्या होगा, M, A, B, B और C, C। ठीक है, तो एक बार इन दोनों को इंटरचेंज करो, एक बार इन दोनों को और एक बार इन दोनों को, BC और BC, फिर AC, AC और BB। ठीक है, ऐसे आप करते जाओगे, आंसर आ जाएगा। फिर M, फिर AB और CC। और लास्ट वाला केस, एक केस और होगा इसमें, जहां पे आप सबको उल्टे कर दो। मतलब सबको उल्टा करने का मतलब यह है कि M, AB, BC और AC, ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव। आप इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करके देखो, इस वाले मॉलिक्यूल में M, A के अपोजिट B, फिर A के अपोजिट C और B का अपोजिट C। इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर इसके टोटल पूछे जाए तो देखो टोटल क्या होगा, 1 1 1 1, पर जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके 2 फॉर्म बताने हैं, मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज। तो इसको आपको बोलना है 2। तो टोटल यहाँ पे क्या होगा, टोटल मतलब अगर आपको इसका आंसर बताना होगा तो देखो ऐसा है कि 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पर उसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो फिर टोटल आइसोमर
तो टोटल आइसोमर इसका जो बताया ना होगा दैट इज 6, 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो जब ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसमें स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे, डबल। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल आइसोमर होंगे वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास 6 आएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता था, तो ये मैंने लिखवा दिया। चलो हम लोग इसमें एक दो और कर लेते हैं जो आपको पूछा जा सकता है। A3BCD एक ऐसा केस कर लेते हैं। पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो A3 मतलब AA, फिर A के साथ B और CD। एक बार A के साथ B रखो, फिर एक बार A के साथ C रखो, फिर एक बार A के साथ D रखो। और अब क्या करते हैं, तीनों A को अलग अलग कर देते हैं, AB, AC और AD। ये लास्ट वाला, क्योंकि यहां पे देखो तीनों अलग अलग, मतलब अगर आपको कभी पहचानना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर सारे के सारे मोनोडेंटेट है, सारे के सारे मोनोडेंटेट है, और आपको पहचानना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ऐसे ढूंढ के, तो याद क्या रखना है कि अगर कभी सिमेट्रिकल हो गया तो आंख बंद करके उसको मना कर देना है। सिमेट्रिकल है, नहीं हो सकता, गारंटेड नहीं हो सकता, हटा दो। कैसे पहचानोगे, देखो सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, वो तो पहले से रिजेक्टेड है, तो अनसिमेट्रिकल होने चाहिए और तीनों के तीनों अलग, जैसे AB, AC और AD तीनों अलग आ रहे हैं। तो मैं जो बता रहा हूं वो लॉजिक को याद रखोगे, आप तुरंत कर लोगे फटाफट। तो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में ऑक्टाहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमर पहचानना है तो कभी भी सेम के अपोजिट सेम नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दो। आपके पास तीनों अलग अलग होने, मतलब अनसिमेट्रिकल होने चाहिए और तीनों अलग अलग। जब जैसे यहाँ पे देखो क्या सिमेट्रिकल हो नहीं सकता, तो लास्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें लिखा जाएगा, तो इसमें क्या होगा, आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 है पर 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब ऐसे केस में टोटल आइसोमर जो बताया जाएगा दैट इज 5। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत से केस कर सकते हो। एक केस करते M ABCDEF। ठीक है, तो इसका जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होंगे 15। इसमें 15 मतलब 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, 15 क्या होगा, वही आपके पास स्ट्रक्चर्स 15 अलग अलग, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल आंसर विल बी 30। 15 को 15 ऑप्टिकली एक्टिव, तो सबका डबल डबल हो जाएगा, तो टोटल आंसर विल बी 30। तो अगर ऐसा कोई केस आया तो उसका आंसर याद रखना, टोटल आइसोमर विल बी 30 और ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा तो दैट विल 15। ठीक है, तो समझ में आपको आ रहा होगा, तो ये इसका आंसर है। अब हम लोग इसमें करते हैं बाइडेंटेंट लिगेंड। नॉर्मली अगर ऑक्टाहेड्रल पे क्वेश्चन आता है तो बाइडेंटेंट लिगेंड पे ही आता है। तो बाइडेंटेंट लिगेंड को भी कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें पूछा जाए कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पर वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मैं एक बात बताने जा रहा हूं, वो ध्यान रखना है। अगर किसी स्ट्रक्चर में सिर्फ बाइडेंटेंट लिगेंड है, चाहे वो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, उससे मतलब नहीं है। अगर किसी स्ट्रक्चर में सिर्फ बाइडेंटेंट लिगेंड है, दैट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हमेशा। सिर्फ बाइडेंटेंट लिगेंड है तो, अगर मोनो हो जाएगा तो नहीं, अगर सिर्फ बाइडेंटेंट है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या होगा, दिस विल बी, ये ऐसे पहला, अगर आप ऐसा करोगे तो इन दोनों को देखो जोड़ नहीं सकते, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, ये इससे और ये इससे जुड़ता है। तो आप बोलोगे सर ये तो सिमेट्रिकल लग रहा है, सर ये तो सिमेट्रिकल लग रहा है, तो कैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ये सिमेट्रिकल नहीं है, ध्यान से देखो कैसे। जैसे मान लो ये मेटल है, मेटल मान लो तो मेटल है, तो ये जो ए है ये इधर वाला है और ये ए इधर वाला, तो ये ए ऐसे बॉन्डिंग करता है और ये ए ऐसे बॉन्डिंग करता है।
सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इस बॉन्ड के नीचे ये बॉन्ड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, ये बॉन्ड पीछे, ये बॉन्ड आगे है। आप सोचो आराम से कि जैसे ये ए है तो ए से ये ऐसे बॉन्डिंग करता है इधर, और ये ए से ऐसे बॉन्डिंग, तो कहां सिमेट्रिकली, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही, तो दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। इसलिए जब भी बाइडेंडेंट लिगेंड होगा तो ये बॉन्ड हमेशा अलग अलग होंगे, तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पर वो कैसा होगा, दैट इज वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो आप ऐसे में आप कई केसेस कर सकते हैं इसमें। फिर जैसे ये केस करते हैं, तो ये केस में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे M, ये A और फिर B, तो एक ऐसा हो सकता है स्ट्रक्चर पॉसिबल, और दूसरा क्या हो सकता है इसमें, एक सेकेंड ये हो सकता है। तो अब देखो यहां पे क्या है कि बी और ए, मतलब देखो इस वाले में क्या है, इस वाले में बी का अपोजिट बी, ए का अपोजिट बी और ए का अपोजिट है, ठीक है ये। और इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या हो रहा है, ए का अपोजिट बी, ए का अपोजिट बी, ए का अपोजिट बी। तो टोटल दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मतलब क्या क्या, बी का देखो ए का अपोजिट बी, तो बी का अपोजिट बी और ए का अपोजिट ए, एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है इसमें, और दूसरा आपके पास में ये स्ट्रक्चर, इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होगा। और इसमें आप वही, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो ए बी लिख के देख लो, तो देखो आप ए का अपोजिट ए, बी का अपोजिट बी और ए बी, और यहाँ पे ए बी और ए बी, दोनों को दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, तो दो स्ट्रक्चर पर दोनों को दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, तो टोटल कितने आपके पास आएंगे, 4। तो अब याद रखना है कि अगर किसी में तीनों बाइडेंडेंट लिगेंड होंगे तो वो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव।